Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Midha. Students, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के अंदर मिसलेनियस जीके ऑफ सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2020। मिसलेनियस जीके 11 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर 2020 का मिसलेनियस करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक्स को हम मिसलेनियस की क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं? पर्सन इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, रेजिग्नेशन, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, एंड मैं फर्दर बात करूँ तो रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, स्टेट्स अपडेट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इन सबको हम बात करते हैं मिसलेनियस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस जीके। सबसे पहले हम बात करेंगे डेज की। तो डेज की बात करते हैं, सबसे पहले आता है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है 11 अक्टूबर को, 11th ऑफ अक्टूबर को। 11th ऑफ अक्टूबर को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं गर्ल चाइल्ड्स के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और इस बार इसका थीम क्या रहा? तो 2020 में ऑर्गेनाइज किए गए इस इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड का थीम रहा माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, आर इक्वल फ्यूचर। तो थीम आपको ध्यान रखना है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द डिजास्टर रिडक्शन, और आई कैन ऑल्सो से इंटरनेशनल डे फॉर द नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, दैट इज 13th ऑफ अक्टूबर। 13th ऑफ अक्टूबर को हम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं डिजास्टर रिडक्शन को लेके एक दिन। तो इस बार इसका थीम क्या रहा? इस बार इसका थीम रहा डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस 13th ऑफ अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे। अब बेसिकली दुनिया भर में हर चीज को लेके कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, कुछ सेटलमेंट्स निर्धारित की जाती हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे या फिर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ये कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? 14th ऑफ अक्टूबर को। 14th ऑफ अक्टूबर को हर साल हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस साल इसका थीम क्या रहा? इस वर्ष इसका थीम रहा प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14th ऑफ अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि अब हमारे काम के नहीं रहते, जिनको हम फेंक देते हैं, तो उसको हम ई वेस्ट बोलते हैं। चाहे वो पुराने टूटे हुए मोबाइल फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन्स के डिस्प्लेज हो, वायर्स हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इसको लेके एक दिन हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, डेट इज 14th ऑफ अक्टूबर। 14th ऑफ अक्टूबर। और इस बार इसका थीम क्या रहा? एजुकेशन। एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ द रूरल वुमेन। इंटरनेशनल डे ऑफ द रूरल वुमेन। रूरल वुमेन्स को लेके उनको एम्पावर करने के लिए एक दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, डेट इज 15th ऑफ अक्टूबर। 15th ऑफ अक्टूबर। एंड इस बार इसका थीम क्या रहा? रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग रीसाइलेंस। रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग रीसाइलेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ द रूरल वुमेन 15th ऑफ अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता है बच्चों 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को हम एक तरफ ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज रूरल वुमेन्स के लिए एक दिन। 15 अक्टूबर को एक तरफ रूरल वुमेन्स के लिए एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं, बट 15 अक्टूबर को ही एक तरफ हमारे पास होता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ये वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हम ऑर्गेनाइज करते हैं द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी के चलते हुए। ये उनकी मेमोरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया इसको वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15th ऑफ अक्टूबर, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है किसकी मेमोरी में ऑर्गेनाइज करते हैं? अब्दुल कलाम साहब की मेमोरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी टाइम चल रहा है हैंड वॉशिंग का, कोविड-19। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ये कब हम ऑर्गेनाइज करते हैं? 15th ऑफ अक्टूबर को दुनिया भर में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड 2020 में ऑर्गेनाइज किए गए इस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे का थीम क्या रहा? दैट इज हैंड हाइजीन फॉर ऑल। दैट इज 15th ऑफ अक्टूबर। 15th ऑफ अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते।
वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे ऑर्गेनाइज किया जाता है बच्चों 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं 16 अक्टूबर को? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को बना था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है, रोम इटली में, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो 16 अक्टूबर को इसको लेके ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड इस बार इसका थीम क्या रहा? ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ द एरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। दुनिया भर में जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है 17 अक्टूबर को। एंड 2020 में इसका थीम क्या रहा? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। क्लियर? तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां भी थीम की बात होती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार थीम को लेके ही क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं किताब की, बुक्स एंड ऑथर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए एग्जाम में बुक्स को लेके भी क्वेश्चन आता है, बट कुछ बुक्स होती है जो हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसी किताब जिसको किसी फेमस राइटर ने लिखा हो। दूसरा, ऐसी किताब जिसको कोई अवार्ड मिला हो। तीसरा, ऐसी किताब जो किसी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर लिखी गई हो या किसी की ऑटोबायोग्राफी हो। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या किसी सीनियर मिनिस्टर ने उस किताब को लॉन्च किया हो, लिखा हो या उनके ऊपर लिखी गई हो। ऐसी किताबें हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक किताब को लॉन्च करा है। इस किताब का नाम है दे वेचवा करानी, दे वेचवा करानी, दैट इज डेडिकेटिंग वंस लाइफ फॉर अ नोबल कॉज, अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ इसको तो। एंड दिस बुक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाला साहेब विखे पाटिल, बाला साहेब विखे पाटिल। बाला साहब विखे पाटिल ये महाराष्ट्र से लोकसभा के मेंबर बन रह चुके हैं 7 बार, 7 बार महाराष्ट्र से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं बाला साहब विखे पाटिल। तो इनकी मेमोरी में, ठीक है, इनका देहांत हो गया था 2016 में, ये नहीं रहे, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी अभी लॉन्च की गई है। इन्होंने किताब लिखी थी अपनी बायोग्राफी, उसको लॉन्च किया गया अभी, दे वेचवा करानी। तो मोदी जी ने खुद लॉन्च किया, तो ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है आपको ध्यान रखना है, डेट इज बाला साहेब विखे पाटिल, बाला साहेब विखे पाटिल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मोदी जी ने क्या किया, एक रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदल के भी रख दिया, लोक नेते डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल परवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी। ये जो परवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी है ये 1964 में बनी थी, ठीक है। दैट इज इन द महाराष्ट्र, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के अंदर। तो उसका नाम बदल के भी अब इनके नाम के ऊपर रख दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अवार्ड की। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में कौन सा बैंक कौन सी कंट्री का सेंट्रल बैंक सबसे बेस्ट रहा जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, दैट इज बैंक ऑफ घाना। घाना का जो सेंट्रल बैंक है उसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन से देश के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है उसको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, दैट इज मार्क कार्ने। ये इंग्लैंड के बैंक के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं मार्क कार्ने, तो इनको यहाँ पे दिया गया अवार्ड, मार्क कार्ने गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो इनको ये अवार्ड दिया गया, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन स्टिल बर्थ रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन ने अपना एक रिपोर्ट निकाला है, इस रिपोर्ट को नाम दिया गया अ निग्लेक्टेड ट्रेजेडी द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिल बर्थ्स, अ निग्लेक्टेड ट्रेजेडी द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिल बर्थ्स। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने स्टिल बर्थ्स को लेके एक रिपोर्ट निकाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये स्टिल बर्थ्स होते क्या है। देखिए स्टिल बर्थ्स होता है कि प्रेगनेंसी के 28 वीक्स के अंदर किसी बच्चे का पैदा हो जाना। जनरली हम जानते हैं कि बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता है, बट 28 वीक्स, आई कैन से ऑलमोस्ट 7 मंथ्स। तो प्रेगनेंसी के 28 हफ्ते के अंदर जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है विदाउट द लाइफ साइन, ठीक है, दिख नहीं रहा होता कि बच्चे के अंदर कोई जान है, बच्चा पैदा होने वाला है, बट
28 हफ्ते के अंदर अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको कहते हैं स्टिल बर्थ। अब स्टिल बर्थ बढ़ते जा रहे हैं, इसका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। क्यों? इसका कारण क्या? न्यूट्रिशंस, आई कैन से, ठीक है, आज का लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशंस। अब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि प्रेगनेंसी से लेके लगभग 24 से 26 हफ्तों तक वुमेन्स को प्रॉपर न्यूट्रिशंस, टेबलेट, सब कुछ मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रॉपर जो बच्चा होता है वो प्रॉपर टाइम पे अच्छे वे में प्रॉपर न्यूट्रिशंस के साथ पैदा हो। बट कई बार बच्चे का बर्थ पहले हो जाता है तो उसमें न्यूट्रिशंस की कमी रह जाती है, लो बर्थ वेट होता है, अनीमिया, स्टंटिंग, काफ़ी सारे रोग ऐसे पाए जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है स्टिल बर्थ्स को लेके, और ये रिपोर्ट पहली बार पब्लिश की गई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन हैज पब्लिश दिस रिपोर्ट। एंड किस किस ने मिलकर पब्लिश करा है ये रिपोर्ट? यूनिसेफ, दैट इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एंड द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इन्होंने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो स्टिल बर्थ आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल रिपीट। उसके बाद अब जानते हैं थोड़ा सा इसका इफेक्ट दुनिया में और भारत में क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। तो देखिए, कोविड-19 के बारे में अगर मैं जानूं तो कोविड-19 ने इस चीज़ को काफ़ी इफेक्ट किया है, ठीक है। अब कोविड-19 से क्या हुआ कि जो ओपीडीज थी हॉस्पिटल्स की वो बंद हो गई थी, तो लोगों की हेल्थ सर्विसेज बंद हो गई, तो लगभग 50% जो हेल्थ सर्विसेज थी वो बंद हो गई थी। अब इसके कारण क्या हुआ, जो वुमेन्स थी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिले, प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर केयर नहीं मिला। तो इस कोविड-19 ने दुनिया भर में लगभग 2 लाख स्टिल बर्थ्स को पैदा किया। 2 लाख स्टिल बर्थ्स, दैट इज ओनली इन द मिडिल इनकम कंट्रीज में बात कर रहा हूँ, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ही ज़्यादा ये केसेस पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में स्टिल बर्थ्स की जो काउंटिंग है दैट इज 1.9 मिलियन स्टिल बर्थ्स इन द वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस 0.34 मिलियन ओनली इन इंडिया। इंडिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब इंडिया के साथ अगर मैं कुछ बात करूं कि कुछ कंट्री जिनमें सबसे ज्यादा है, नाइजीरिया, कोंगो, पाकिस्तान, चाइना, इथोपिया, इन कंट्रीज को, इन 5 कंट्रीज को अगर मैं इंडिया के साथ अटैच करता हूं तो दुनिया भर में जितने स्टिल बर्थ्स 1.9 मिलियन पाए गए, इसका हाफ तो ये 6 कंट्रीज मिलके कर लेती हैं। आप इंडिया का वैल्यू देखिए 0.34 मिलियन, ठीक है। तो लगभग 17 to 18% ऑफ 1.9 मिलियन तो सिर्फ इंडिया ही कर रहा है, सिर्फ इंडिया ही जनरेट कर रहा है। तो स्टिल बर्थ्स एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। एंड अब ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है कि इंडिया में पिछले 2-3 दशकों में जो स्टिल बर्थ्स हैं इनका जो काउंटिंग है वो डिक्रीज हुआ है। अगर मैं प्रीवियस से कंपेयर करूं कि पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, अब धीरे धीरे ये चीज़ थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है क्योंकि सरकार ने मिशन चलाए हैं, ठीक है। पोषण अभियान भारत के अंदर चलाया जा रहा है और भी मिशन चलाए जा रहे हैं, सरकार काम कर रही है वुमेन्स को मेडिकेशन देने के लिए। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस स्टिल बर्थ्स के पाए जाते हैं। चलिए, स्टिल बर्थ्स समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की अगर मैं बात करूं तो हंगर को लेके कि दुनिया भर में कहाँ पे, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा हंगर पाया जाता है, तो उसको लेके एक रिपोर्ट पब्लिश होती है हर साल, दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। इंडिया रैंक्स 94। इंडिया का जो रैंक है, भारत का जो रैंक है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो रहा 94, दैट इज आउट ऑफ 107 कंट्रीज विद द स्कोर ऑफ 27.2। बट इंडिया एट सीरियस कंडीशन। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये 5 कैटेगरीज में पब्लिश करता है, ये 5 कैटेगरीज में रैंकिंग देता है, ठीक है। अलार्मिंग कैटेगरी, सीरियस कैटेगरी, मॉडरेट, लो एंड कुछ जो इंक्लूड नहीं की जाती, ठीक है। अब येलो वाले जो है ना वो सीरियस में, अब हमारा भारत कहाँ पे है? ये रहा। तो इंडिया इज एट सीरियस कंडीशन, 94 कंट्रीज के 94 रैंक के साथ इंडिया सीरियस कंडीशन पे है। नेपाल, बांग्लादेश, भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनका रैंक भारत से अच्छा है, यानी कि इंडिया में हंगर रेट जो है वो बहुत पुअर है।
गरीबी रेखा के चलते हुए बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, 2 वक्त का खाना। तो इंडिया एट सीरियस कंडीशन विद द रैंक ऑफ 94। क्लियर हुआ? एंड देयर आर सम कंट्रीज जिनको यहाँ पे रखा गया अलार्मिंग कंडीशन में। अलार्मिंग कंडीशन में, अलार्मिंग कंडीशन वाली कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो दैट इज, आप ये 3 कंट्रीज की हम बात करते हैं। ये जो 3 देश हैं, चैड, तिमोर लेस्टे एंड मेडागास्कर, ये 3 कैटेगरी, ये जो 3 कंट्रीज हैं, इनको अलार्मिंग लेवल पे रखा गया है, यानी कि इनका जो लेवल है वो बहुत ही खराब है। इनमें बहुत इनके हालात खराब हैं हंगर को लेके, ठीक है, हंगर को लेके। उसके बाद ये रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड बैंक, सॉरी, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको पब्लिश कौन करता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थंगर हेल्थ। ये 2 इंस्टीट्यूट मिलकर, ये 2 कंपनीज मिलकर इसको पब्लिश करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे। देखिए हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जीरो हंगर 2030। अब 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक अचीव करने हैं। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, जिस हिसाब से ये हंगर रेट चल रहे हैं, 2030 तक हम अपने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, ये रिपोर्ट का कहना है। तो इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने का टाइम है, कुछ स्ट्रॉन्ग जो मोटिव है उसकी तरफ बढ़ने का टाइम है, कुछ स्टेप रेस करने पड़ेंगे इसकी टुवर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। दुनिया भर में इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है कि कहाँ पे किस कंट्री में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ को लेके काम होता है। दैट इज कमिटमेंट टू द रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इंडेक्स। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, दैट इज विद द डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। ये 2 इंस्टीट्यूट्स मिलकर इसको पब्लिश करते हैं। और इस बार इस इंडेक्स के अंदर भारत का जो रैंक रहा वो रहा 129 आउट ऑफ 158 कंट्रीज। आउट ऑफ 158 कंट्रीज इंडिया का रैंक है 129। तो 158 रैंक पे सबसे लास्ट पे कौन रहा? सबसे लास्ट पे रहा है साउथ सुडान। साउथ सुडान रहा सबसे लास्ट पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट पे कौन रहा? नॉर्वे। नॉर्वे सेकंड पे रहा, डेनमार्क थर्ड पे रहा, जर्मनी। नॉर्वे, डेनमार्क एंड जर्मनी। तो दैट इज कमिटमेंट टू द रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आवामोटो। आवामोटो, देखिए फिनलैंड के अंदर जब हमने पढ़ा था कि गर्ल चाइल्ड्स के लिए एक दिन ऑर्गेनाइज किया हमने, ठीक है, 11 अक्टूबर को, तो उसी के चलते हुए फिनलैंड के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए। तो फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं सना मरीन, उन्होंने क्या किया, एक 16 साल की बच्ची आवामोटो को एक दिन की फिनलैंड की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। तो यह है आवामोटो, 16 साल की एक लड़की जो कि फिनलैंड की एक दिन की प्रधानमंत्री बनी। बट फिनलैंड की जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है सना मरीन, फिनलैंड, हेलसिंकी इसकी राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के पेसर उमर गुल साहब ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है सभी तरह की क्रिकेट से, उमर गुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किर्गिस्तान के जो प्रेसिडेंट है सूरोनबाई जीनबेकॉव, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। काफ़ी टाइम से, अक्टूबर स्टार्टिंग से ही किर्गिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, जिसके कारण लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि इनको इनकी कुर्सी से हटाया जाना चाहिए। तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया किर्गिस्तान। नेक्स्ट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनका नाम है गुरदीप सिंह। तो गुरदीप सिंह का जो टेन्योर है एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ये 2021 तक ऑलरेडी अपॉइंटेड थे। तो 2021 से 2025 तक का इनको दे दिया गया एक्सटेंशन। अब ये 2025 तक अपनी कुर्सी पे आराम से बैठेंगे, गुरदीप सिंह। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट शटलर चेतन आनंद बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं द कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट चेतन आनंद। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन को अभी ऑर्गेनाइज किया गया। तो फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल जीते हैं राफेल नडाल, स्पेन के रहने वाले।
उसके बाद वुमेन सिंगल की बात करूं तो इगा स्वाइटेक ने जीता इस बार, और मैन डबल एंड वुमेन डबल को लेके भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो उनकी बात भी करेंगे। मैन डबल जीता है केविन क्राविट्ज ने एंड एंड्रियस माइस ने जीता है, दोनों ने मिलकर जीता है, एंड्रियस माइस एंड केविन क्राविट्ज ने मिलकर जीता है मैन डबल्स। एंड वुमेन्स डबल जीता है टीमिया बेबूस एंड क्रिस्टीनिया व्लाडेनोविक, इन दोनों ने मिलकर जीता है वुमेन्स डबल। तो मेंस डबल एंड वुमेन्स डबल फ्रेंच ओपन 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने जीता आईफल ग्रैंड प्रिक्स, आईफल ग्रैंड प्रिक्स 2020। ग्रैंड प्रिक्स दैट इज फॉर्मूला 1 कार रेसिंग इवेंट्स। तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, वेरी फेमस, बहुत सारी इवेंट, ज़्यादातर कार रेसिंग्स यही जीतते हैं लुइस हैमिल्टन, ज़्यादातर, सारी नहीं ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट इज लेकर्स ने, लॉस एंजलिस के फेमस बास्केटबॉल प्लेयर दैट इज लेकर्स ने मियामी हीट को हरा दिया है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की चैंपियनशिप के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑबिचरीज की। ऑबिचरीज के अंदर सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्डी मलयालम पोएट अकिथम साहब अब नहीं रहे। इनको पिछले साल ही, वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको 2019 में, प्रीवियस ईयर में ही इनको दिया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड। तो अकिथम साहब अब नहीं रहे। उसके बाद बिहार के प्रेजेंट मिनिस्टर विनोद कुमार सिंह नहीं रहे, इनको कोविड-19 हो गया था तो ही पास्ड अवे। उसके बाद भारत के फॉर्मर फुटबॉलर एंड कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम कार्लटन चैपमन, ये भी अब नहीं रहे, ये अब नहीं रहे। नेक्स्ट बिहार के पंचायती राज के मिनिस्टर कपिल देव साहब अब नहीं रहे, कपिल देव कामत साहब, ये भी अब नहीं रहे। उसके बाद द नाइटिंगेल ऑफ गुजरात, इनको बोला जाता था नाइटिंगेल ऑफ गुजरात, कौमुदी मुंशी, ये भी अब नहीं रहे। उसके बाद द वेल नॉन क्रिकेट जर्नलिस्ट एंड कमेंटेटर किशोर भिमानी साहब, किशोर भिमानी, वेरी फेमस, ये अब नहीं रहे, ये अब नहीं रहे। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑस्कर जीतने वाली पहला इंडियन, ठीक है, लेडी थी बट पहली इंडियन, फीमेल में काउंट करो या मेल में, पहला इंडियन जिसने जीता ऑस्कर, भानु अथैया, ये नहीं रहे। तो किस चीज में इनको मिला था? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में इनको मिला था ऑस्कर। उसके बाद पद्मश्री विनिंग कुचिपुड़ी डांसर शोभा नायडू जी अब नहीं रहे, शोभा नायडू, तो ये कुचिपुड़ी डांसर थी। उसके बाद न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर जॉन आर रेड नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट ओलंपिक चैंपियन चार्ली मूरे अब नहीं रहे। उसके बाद सीएम चैंग, ये एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट एनवायरमेंट मिनिस्टर थे नागालैंड के, ठीक है, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, इनका नाम है सीएम चैंग। तो सीएम चैंग अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। तो बच्चों ये था हमारा मिसलेनियस जीके ऑफ सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2020। तो क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।